मौर्य काल के बागडोर पर आज हम चर्चा करेंगे। लास्ट हमने मगधान तक बात कर ली थी। तो इस काल के जानने के और जो स्रोत हैं कि एक तो साहित्यिक साक्ष्य, इसके दो वर्ग किए गए हैं, एक तो देसी साहित्य और एक विदेशी साहित्य। देसी साहित्य में धार्मिक और लौकिक साहित्य है, और जबकि विदेशी साहित्य में कुछ यात्री की यात्रा विवरण है। शुरू करते हैं धार्मिक साहित्य से। धार्मिक साहित्य में सबसे पहले देखिए बौद्ध साहित्य है। बौद्ध साहित्य में जातक कथाएं जिनसे इस काल के बारे में, सामाजिक और आर्थिक धार्मिक काल की अवस्था के बारे में प्रकाश करता है। इम्पोर्टेंट बात आगे जो मैं करने वाला हूँ ये है कि दीपवंश और महावंश। ये प्रश्न कई बार पूछते हैं कि ये श्रीलंका के निम्न में से कौन से ग्रंथ माने जाते हैं। तो जो दीपवंश और महावंश ग्रंथ हैं ये श्रीलंका के ग्रंथ माने जाते हैं, और इससे इन ग्रंथों से जो अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था श्रीलंका में, इसके संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। आगे भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि दिव्यदान जो पूछते हैं कि चीन और तिब्बत का साहित्य कौन सा, निम्न में से कौन सा चीन और तिब्बत का साहित्य है। तो दिव्यदान जो है चीन और तिब्बत का साहित्य है। इससे भी इस काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कुछ धार्मिक साहित्य में जैन साहित्य भी है, जिनमें कुछ ग्रंथ है जैसे कि भद्रबाहु का कल्पसूत्र है, हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन है, और इसके अलावा भी कुछ ग्रंथ हैं जैसे जीन प्रभासूरी का विविध तीर्थकल्प। ये कुछ ग्रंथ हैं जिनसे मौर्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बौद्ध और जैन के साथ ही ब्राह्मण साहित्य है जिससे पुराण भी है, जिनसे भी मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। और लौकिक साहित्य जिनमें मुद्रा राक्षस प्रमुख ग्रंथ है। नेट में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, और इस संदर्भ में जो कहानी है वो मैं आपको महाजनपद काल में सुना चुका हूँ कि किस तरह से घनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के सहयोग से मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। तो ये मुद्रा राक्षस जो कि शाकदत्त द्वारा रचित है। और आगे ढूंढीराज ने इस मुद्रा राक्षस पर टीका भी लिखी थी नवी शताब्दी में। इसके अलावा सोमदेव का कथा सहित सागर और शिव मंदिर का बहुत कथा मंजरी है, इनसे भी मौर्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रंथ इस काल का कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य काल का सबसे प्रमाणिक ग्रंथ जो है ये माना जाता है। देखिए नाम तो इसका अर्थशास्त्र है, कौटिल्य ने लिखा है अर्थशास्त्र, लेकिन ये पुस्तक है राजनीति शास्त्र पर आधारित। अब ऐसा क्यों? कौटिल्य इतना मूर्ख तो होगा नहीं कि राजनीति पर पुस्तक हो तो राजनीति शास्त्र लिखना था, अर्थशास्त्र उसे नाम क्यों दिया गया। लेकिन इसके पीछे जो पहलू छुपा हुआ है वो ये, कौटिल्य मानते हैं कि जो राजनीति है, राजनीति का आधार जो ना वो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था है। किसी देश की मान लो अगर अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो जाती है तो वहाँ पे किसी भी तरह की राजनीतिक व्यवस्था पनप नहीं सकती। यानी अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था ही राजनीति शास्त्र का आधार है। उदाहरण अगर आप इसमें देखें तो पूर्व वैदिक काल में हम देख सकते हैं कि कबीले थे, कोई व्यवस्था नहीं थी, तो ना तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी और न ही गणतंत्रात्मक जैसी कोई व्यवस्था थी। तो यानी अर्थ जो है वह किसी भी राजनीति शास्त्र या तंत्र का आधार है। अतः ये जो पुस्तक है ये राजनीति पर आधारित है। अब ये जो पुस्तक है जो कि कौटिल्य की या चाणक्य की या विष्णु शर्मा की मानी जाती है, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट बात ये चाणक्य नाम इसमें कहीं भी मिलता ही नहीं है। तो काफ़ी इसमें जवाब हुआ कि ये ग्रंथ किसका माना जाए। तो समकालीन अनेक जो ग्रंथ हैं जैसे इंडिका है और अन्य भी मौर्य काल के जो साक्ष्य हैं, इनसे कुछ समानता इनमें देखने को मिली है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। तो इसको इस काल का ही फिर माना गया। अब ये प्रश्न पूछते हैं कि जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र की जो ये पुस्तक है, ये पांडुलिपि जो है ये किसने प्राप्त की थी? तो ये आर श्याम शास्त्री ने प्राप्त की थी। मैसूर का कोई राजकीय ओरिएंटल पुस्तकालय है, यहाँ से प्राप्त की थी इन्होंने, आर श्याम शास्त्री ने 1905 में प्राप्त की थी। एक तो ये प्रश्न आया कि किसने ये अर्थशास्त्र जो है किस व्यक्ति ने प्राप्त की? आर श्याम शास्त्री ने इसे प्राप्त किया, ये खोजा ऐसा समझ लो। और बाद में इसी शास्त्री के द्वारा ही इसे इंग्लिश में भी अनुवादित किया गया। ये भी प्रश्न पूछा गया, 1915 में इसे इंग्लिश में अनुवादित किया गया। अब जो ये अर्थशास्त्र है इसमें ये बात की
कितने भागों में बटी है? 15 तो इसके भाग हैं, 15 इसके चैप्टर हैं और 180 इसके विभाग हैं और 6000 इसमें श्लोक हैं। क्योंकि चाणक्य ब्राह्मण था तो ये ग्रंथ जो है ये संस्कृत भाषा में लिखा है और गद्य पद्य दोनों इसमें उपयोग किया गया है। अतः इसे महाभारत शैली भी आप कह सकते हैं और चंपू शैली भी इसका नाम दिया गया है, जो पद्य दोनों का एक साथ प्रयोग किया जाता है इसमें। तो आगे जो मैंने आपको बात बताई पीछे की, कोई लिखा है कि अशोक के विलेख हैं, मेगस्थनीज का विवरण है, इनमें काफ़ी जो शब्दावलियाँ हैं वो एक जैसी प्रतीत होती है। अतः माना गया कि ये जो ग्रंथ है ये मौर्य काल का ही ग्रंथ है। और इस ग्रंथ में जो है आर्थिक और राजनीतिक विचारधाराओं का बेहतर विश्लेषण किया गया। छठा जो इसका चैप्टर है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि इसमें टोटल 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर जो है 15 में से जो छठा चैप्टर है इम्पोर्टेंट है ये, इसमें राज्य के 7 अंग यानी सप्तांग सिद्धांतों की चर्चा की गई है। अब जो ये सप्तांग सिद्धांत है देखिए आपको ये कैसे याद होगी। जैसे देखिए आप कि ये एक क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ एक राजतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित करनी है तो राजतंत्र में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा? राजा, ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? राजा। और राजा होगा तो राजा अपने किले में रहेगा तो किले को कहते हैं दुर्ग। तो एक तो हो गया राजा, एक हो गया दुर्ग। अब राजा है, राजा का दुर्ग है, उसका क्षेत्र भी होगा तो ये जो इसका क्षेत्र है ये जनपद कहलाएगा। 3 तो ये हो गया सप्तांग सिद्धांत में। राजा के पास में सेना भी रहेगी सुरक्षा के लिए, राजा के पास में मंत्री भी रहेंगे तो 2 ये हो गए, सेना और मंत्री, टोटल 5। इसके अलावा राजा है, सेना है, इनको पैसा भी देना पड़ेगा तो राजा के पास कोष भी होगा और राजा के आसपास उसके मित्र भी होंगे। तो ये जो है सप्तांग सिद्धांत क्या क्या इसमें? राजा है, मंत्री है, जनपद है, दुर्ग है, कोष, सेना और मित्र, ये सप्तांग सिद्धांत। और अर्थशास्त्र में कहा गया है कि राजा को देवी शक्ति का उत्तरदायी बताते हुए कहा गया कि राजा अगर निर्दोष को दंड देता है तो उसे जुर्माना देना पड़ेगा वरुण को, यानी राजा जो है उसे निष्पक्ष न्याय करना उसके लिए आवश्यक है। चक्रवर्ती राजा की अवधारणा दे रखी है इसमें। चक्रवर्ती राजा मतलब विश्व सम्राट की जो अवधारणा इस पुस्तक में दे रखी है और वास्तव में विश्व सम्राट ही था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इनका साम्राज्य विस्तार कितना अधिक था मौर्य काल में। आगे बात आ गई, राजनीति शास्त्र पर आधारित है, इसमें सम्राट का उल्लेख नहीं है। तभी तो ये समस्या उत्पन्न हुई कि किस काल का ये ग्रंथ माना जाए। तो इसमें जब सम्राट का उल्लेख नहीं है तो आप ये जानकारी प्राप्त करने में इसमें काफ़ी दिक्कतें हुई। पतंजलि, मेगस्थनीज ये कौटिल्य का उल्लेख नहीं करते हैं, पतंजलि भी नहीं करते, मेगस्थनीज भी नहीं करते हैं। और साथ ही साथ इसमें कहा गया है अर्थशास्त्र में, जिस तरह से भगवान इंद्र के पास में 1000 मंत्री हैं, जिस तरह से भगवान इंद्र के पास में 1000 मंत्री हैं, उसी तरह से राजा के पास में मंत्री परिषद बहुत बड़ी होनी चाहिए, विस्तृत मंत्री परिषद होनी चाहिए। आगे प्रजा का हित राजा के लिए सबसे जरूरी था और प्रतिपदा पंचिका के नाम से भट्ट स्वामी ने अर्थशास्त्र पर टीका भी लिखी है। अब आता है मेगस्थनीज। 1-2 बातें मैं और बता देता हूँ जो कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इम्पोर्टेंट है। एक तो एक क्वेश्चन पूछा गया कि अर्थशास्त्र में न्यूनतम जानकारी किसकी मिलती है, तो ऑप्शन था कृषि पद्धति की न्यूनतम जानकारी मिलती है। एक शब्द अनिष्कासिनी, अनिष्कासिनी ये क्या शब्द है? तो निष्कासन मतलब बाहर जाना, अनिष्कासन का मतलब बाहर नहीं जाना। तो कौटिल्य कहते हैं कि उच्च कुल की महिलाएं जो घर से बाहर नहीं जाती उसको अनिष्कासिनी नाम दिया गया है। और ये कहते हैं कि जो शूद्र हैं, कौटिल्य कहते हैं जो शूद्र हैं इनको जो है सेना में भी भर्ती किया जाता था मौर्य काल में और कृषि क्षेत्र में भी यही अपॉइंट किए जाते थे। शूद्रों के बारे में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। एक शब्द और उपयोग में लेते हैं, अदेव मातृक। अदेव मातृक शब्द का प्रयोग किया गया है इनके द्वारा, कौटिल्य के द्वारा। अदेव मातृक क्या है? देखो, ऐसी भूमि जहाँ देवताओं के द्वारा या समझ लो कि प्रकृति के द्वारा सिंचाई होती है, प्रकृति के द्वारा मतलब बारिश से सिंचाई होती है, वह भूमि तो देव मात्र देवताओं के द्वारा उस भूमि को जो है उपजाऊ बनाया गया या उस भूमि में सिंचाई की जाती है। अदेव का मतलब वैसी भूमि
जो कि कृत्रिम साधनों से जिसमें सिंचाई का कार्य किया जाता है, कृत्रिम साधनों से। अब कृत्रिम साधन कौन से होंगे, जैसे कि नहर हो गया, कुएं हो गए, इस तरह से जो व्यवस्था है उस भूमि को अदेव मात्रा की संज्ञा दी गई है। ये कुछ बातें और मैंने शास्त्र के संदर्भ में आपको बताई। अब आगे हम बात करेंगे मेगास्थनीज की इंडिका में। तो ये मेगास्थनीज की जो इंडिका है, तो पहली बात तो मेगास्थनीज कौन है, तो लेकिन हमने डिटेल में आपको बात बताई थी। तो हुआ क्या कि चंद्रगुप्त मौर्य जो प्रथम राजा हैं इस काल के, तो चंद्रगुप्त मौर्य का पड़ोसी राजा था सेल्यूकस निकेटर, सीरिया का एक प्रमुख राजा था। तो सीरिया के इस राजा सेल्यूकस से चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ। युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य जीते, तो मेगास्थनीज उनको राजदूत के रूप में प्राप्त हुए हैं। ये राजदूत हैं जो कि सीरिया के राजा ने इनको भेजा है। अभी अब आपकी बात समझ में। तो बात यह थी कि ये कब से कब थे, तो 304 से 299 यानी 5 वर्षों तक लगभग ये रहे थे मौर्य साम्राज्य में। और जो बाकी की बात यह है कि इनकी जो मूल रचना है, यानी जो इंडिका है, ये प्राप्त ही नहीं हुई। तो जब मूल रचना प्राप्त नहीं हो पाई तो हम मेगास्थनीज की इंडिका की डिटेल को कैसे पढ़ेंगे। तो 6 लोग हैं जो इस पुस्तक की डिटेल हमें देते हैं, जो कि आपके सामने। ध्यान रखना, ये प्रश्न नेट में कई बार पूछा गया है कि उन 6 लोगों के नाम बताओ जिन्होंने मेगास्थनीज की इंडिका पर प्रकाश डाला था, या मेगास्थनीज की इंडिका पर जानकारी देने वाले लोगों के नाम बताओ। तो देखो, दो के ये ग्रुप बना लो, याद हो जाएंगे। स्ट्रैबो डायोडोरस, एरियन प्लिनी, प्लूटार्क, जस्टिन। स्ट्रैबो डायोडोरस, एरियन प्लिनी, प्लूटार्क, जस्टिन, ये 6 लोग हैं जो कि इस काल के बारे में, या यूँ समझ लो मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में जानकारी देते हैं। अब बात आती है कि इनका कालक्रम भी पूछा गया। इनका जो ये 6 लोग हैं, पूछा गया कि कौन किस किस शताब्दी में, किस किस शताब्दी से संबंधित है। तो देखो, स्ट्रैबो डायोडोरस, सॉरी स्ट्रैबो और प्लिनी, ये तो देखो, और प्लूटार्क। स्ट्रैबो, प्लिनी और प्लूटार्क, ये तीनों प्रथम शताब्दी के हैं। इसके बाद में एरियन और जस्टिन दूसरी शताब्दी के, डायोडोरस प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। यानी डायोडोरस पहले हैं, फिर उसके बाद में स्ट्रैबो है, प्लिनी है, प्लूटार्क है, और लास्ट में एरियन और जस्टिन है। इनका कालक्रम माना गया है। ध्यान रखिए बात भी आगे। तो अभी हमने बात की प्लूटार्क, जो कि इसमें मेगास्थनीज की इंडिका में जानकारी देने वाले प्रमुख व्यक्ति हैं। प्लूटार्क ने लाइव्स नामक एक पुस्तक लिखी है, और जस्टिन ने एपिटोम नामक पुस्तक लिखी है। 2 प्रमुख पुस्तकें हैं। आगे ए से एरियन ने एनोबोसिस नामक एक पुस्तक लिखी है, जो कि सिकंदर जो थे, अलेक्जेंडर जो थे, इनके जीवन को एक प्रकाश डालता है। और इसी एरियन ने इंडिका नाम से भी पुस्तक लिखी है। अब इसमें जब एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा, यही जब इन 6 लोगों की बात होगी। यहाँ देखिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट, भारत में दास व्यवस्था का अस्तित्व हुई। मेगास्थनीज के बारे में सब प्रमुख बात है ये। मेगास्थनीज कहते हैं कि भारत में दास प्रथा नहीं। अब दास प्रथा तो थी, चूंकि वैदिक काल से हम देखते आए हैं, क्योंकि भारत में दासों की स्थिति यूनानी की अपेक्षा काफ़ी बेहतर थी। तो ये दासों को पहचानने में गलती कर बैठे, तो कहते हैं कि भारत में दास नहीं है। अब प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि निम्न में से ये किसने कहा था कि भारत में दास नहीं है। मेगास्थनीज आपको ऑप्शन में ही नहीं देगा, ऑप्शन में इन 6 व्यक्तियों में से कोई एक दे देगा। तो बात तो वही हुई ना, चाहे मेगास्थनीज ये जानकारी प्रदान करें, चाहे ये 6 लोग जानकारी प्रदान करें, बात तो एक ही, क्योंकि मेगास्थनीज की जानकारी इन 6 लोगों के द्वारा ही हमें प्राप्त हो पाई है। आगे स्ट्रैबो ने मेगास्थनीज के विवरण को कहा बिल्कुल गलत, अविश्वसनीय है। बिल्कुल सही बात इन्होंने कही है। कैसे कही है, आगे हम इनके जो जानकारी है उनको देखेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। जैसे भी आपने देखा कि दास प्रथा थी, जबकि इन्होंने कहा दास नहीं है, तो ये गलत जानकारी ही होगी। तो स्ट्रैबो ने इनकी जानकारी को बिल्कुल असत्य कहा, अविश्वसनीय कहा। और बाद में स्वामिनेर ने 1846 में समस्त उद्धरण है, जो समस्त जानकारी है 6 लोगों के द्वारा दी हुई है, उनको एक साथ किया और उनको प्रकाशित किया। और बाद में मैक्रिंडल ने इनको इंग्लिश में अनुवाद किया। तो ये भी याद रखें, स्वामिनेर और मैक्रिंडल
जो है इनको उदाहरणों को एक साथ करके बाद में इंग्लिश में अनुवाद भी करूँगा। क्या क्या जानकारी मेगास्नीज देते हैं, भारत की भौगोलिक स्थिति, भूमि का उर्वरता, इनके बारे में जानकारी देते हैं। साथ ही कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो राजधानी है, चंद्रगुप्त मौर्य की जो राजधानी है उसका नाम है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त का महल है, इस महल का नाम है पालीप्रोथा। ठीक है, हाँ ठीक है, पाटलिपुत्र में इनका महल है। और महल ये जो पाटलिपुत्र है उसे ये यूनानी भाषा में पालीपुत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पाटलिपुत्र है यहाँ इनका महल है और पाटलिपुत्र को जो नाम दिया गया यूनानी भाषा में पालीप्रोथा का। आगे वर्ष में फल अन्न का उत्पादन 2 बार होता है, यानी 2 फसलें होती है। आप इस तरह से इसको समझें। नेट में प्रश्न आया हुआ एक बार कि मुगल काल में कितनी फसलें हैं। किसी भी कालखंड की बात करें, भारत की भूमि इस तरह की है, जलवायु इस तरह की है कि वर्ष में 2 ही फसलें उत्पादित होगी। आगे हम बात करते हैं कि भारतीय लोग दूसरे लोगों पर आक्रमण नहीं करते हैं और न ही अन्य लोग भारत के ऊपर आक्रमण करते हैं, शांत स्वभाव के यहाँ के लोग हैं। तो यहाँ की जो फसल है गेहूँ जो है प्रमुख फसल, खाद्य फसल मानी गई है। और मौर्य काल की विशेषता शांति प्रिय ये माना जाता है, समृद्धि है यहाँ। दास प्रथा के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। यूनान में दासों की स्थिति बहुत खराब थी, उन्हें बैरक में रखा जाता था, पशुओं से लड़ाया जाता था, जबकि भारत में जो थी दासों की स्थिति इस तरह की नहीं बनी। तो देखो गलत जानकारी है इसकी, देखते रहो अब आगे। एक तो होगी भारत में दास नहीं है। एक जानकारी यहाँ देखें आप कि भारतीय समाज का 7 वर्गों में वर्गीकरण किया गया कि 7 वर्ग हैं, जबकि हमें पता है कि भारत में तो 4 ही वर्ग है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ये 7 वर्ग जो जानकारी देते हैं ये भी गलत दे रहे हैं। तो कल हमने बात की थी 2 विलेखों पे, उसके संदर्भ में ये बात हो रही है कि मेगास्नीज कहता है भारत में अकाल नहीं पड़ता है, क्योंकि वास्तविक रूप से हम देखते हैं कि सोगरा महास्थान जो 2 विलेख हैं उनसे जानकारी मिलती है कि अकाल पड़ते हैं और अकाल के वक्त राज्य सहायता करता है किसानों की। अब देखो एक और बिल्कुल संदिग्ध बात आगे और जानकारी दे रहे हैं, बिल्कुल अप्रमाणित जानकारी दे रहे हैं कि ऐसी चींटियां हैं भारत में जिनकी खाल तो चीते जैसी है और उनको सोना खोदने में लगाया जाता है तो सोना खोद कर लेके आती है, ऐसा संभव थोड़ी है। ये भी गलत जानकारी। आगे देखते हैं क्या जानकारी दे रहे हैं। ये लिखते हैं कि पांडे जो राज्य है, दक्षिण में एक राज्य है पांडे राज्य, और यहाँ इस पांडे राज्य की स्थापना जो की है ये हेराक्लीज यानी कृष्ण जी को हेराक्लीज कहती है। कृष्ण जी की जो बेटी है उन्होंने इसकी स्थापना की है, जिनका नाम है पंड्या। आगे देखते हैं स्टेबो जो है, देखो एस स्टेबो और एस सेंडोकोटस, ये ऊपर जो आपने जानकारी प्राप्त की मेगास्नीज की उनसे थोड़ा ये एक जानकारी है। अब देखो एस स्टेबो एस सेंडोकोटस, इन दोनों ने तो सेंडोकोटस कहा है किसको, चंद्रगुप्त को। ठीक है, और फिर बात करते हैं देखो ए से एपियानस और ए से एंडोकोटस। तो स्टेबो एरियन ने तो सेंडोकोटस का चंद्रगुप्त को और एपियानस ने जो कहा है वो प्लूटार्क ने कहा एंडोकोटस का है। अपनी भाषा में यूनानी भाषा में ये जानकारी प्रदान करेंगे। स्टेबो जस्टिन जो पीछे आपने बात की थी 6 लोग उनमें से ही है। मेगास्नीज कहता है कि राजा भूमिका मानी गई थी, ये जानकारी काफी हद तक सही है। फिर ये कह रहा है, एक गलत जानकारी प्रस्तुत कर रहा है कि भारतीयों को लिखना ही नहीं आता, लेखन कला का ज्ञान नहीं। अगर भारतीयों को लिखना नहीं आता तो फिर अर्थशास्त्र कहाँ से आई, जो कि समकालीन ग्रंथ था। ठीक है, अशोक के अभिलेख कहाँ से आए, कुछ तो लिखा ही उन्होंने, चाहे किसी भी भाषा में, तो लिखना तो आता ही है। तो ये भी गलत जानकारी। देखो मेगास्नीज तो कह रहा है भारतीयों को लिखना नहीं आता, और अल-बरूनी कहता है कि भारतीयों को इतिहास लिखना नहीं आता। ध्यान रखें दोनों बातों को। आगे देखो फिर जानकारी संदिग्ध दे रहा है, ये अप्रमाणित जानकारी दे रहा है, झूठी जानकारी दे रहा है कि 7 वर्गों, तो 7 वर्ग तो ही 118 जनजातियाँ हैं। इतनी जनजातियाँ उस समय संभव नहीं हो सकती। 58 नदियाँ, छोटी मोटी नदियाँ, चलो ये तो संभव हो सकता है।
धर्म के बारे में जानकारी प्रस्तुत कर रहा है कि यहाँ का धर्म कैसा है। तो दो प्रमुख देवता बताते हैं, डायनोसियस और हेराक्लीस। देखो हेरा से बना हरि, हरि का अवतार है कृष्ण, तो हेराक्लीस तो हो गए कृष्ण जी, श्री कृष्ण हेराक्लीस। और डायनोसियस जो है ये भगवान शिव को जो है वो डायनोसियस का नाम दिया गया है। इंडिका में एक विवाह की चर्चा है जो भारत में उस समय चल रहा था प्रमुख रूप से, इसका नाम आर्ष विवाह। क्योंकि विवाह के 8 प्रकार हैं जिन पे हम डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। आर्ष विवाह में आपको बता देता हूँ, ये जो दहेज दिया जाता है ना उसका बिल्कुल उल्टा है। दहेज में क्या होता है, एक तरफ लड़का है एक तरफ लड़की है, और वधू पक्ष जो है वो वर पक्ष को देता है। ये तो होता दहेज, ये मैंने कहा दहेज का अपोजिट है, ये उल्टा ही। इसमें क्या होता है, वर पक्ष जो है वह वधू पक्ष को यानी लड़का पक्ष जो है लड़की पक्ष को एक जोड़ी गाय और बैल देता है। ये होता है आर्ष विवाह में। सती प्रथा की भी कोई जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि सती प्रथा का प्रमाणिक साक्ष्य जो मिलता है ना, सती प्रथा का प्रमाणिक साक्ष्य ये गुप्त काल की देन है। गुप्त काल से पहले सती प्रथा नहीं मानते हुई थी, क्योंकि प्रमाणिक जो साक्ष्य माना जाता है वो गुप्त काल का ही माना जाता है। फिर मेगस्थनीज आगे जो जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं वो ये कि जो प्रशासन है या सैन्य प्रशासन है उसमें 6 समितियां और 5 सदस्य, यानी 6 समितियों में 5-5 सदस्य जो है नगर का प्रशासन देखते हैं। अब 2 प्रश्न इंपॉर्टेंट यहाँ आपके सामने आ रहे हैं। पहला तो ये पूछते हैं कि प्रशासन के बारे में, मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है। पहला पूछा मौर्य प्रशासन, आंसर होगा अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र करो और ये चाणक्य करो, तो मौर्य प्रशासन की जानकारी तो मिलती है अर्थशास्त्र से। और फिर एक प्रश्न पूछे पाटलिपुत्र प्रशासन से जानकारी, मतलब कहाँ से जानकारी मिलती है, कौन जानकारी देता है। पाटलिपुत्र प्रशासन का अगर पूछे तो मेगस्थनीज की इंडिका से ये जानकारी मिलती है। दोनों अलग अलग प्रश्न हैं, गड़बड़ ना करें आप। ओवरऑल पूछे प्रशासन का अर्थशास्त्र, केवल पाटलिपुत्र प्रशासन का पूछे तो इंडिका। आगे मेगस्थनीज एक इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहे हैं। मेगस्थनीज कहते हैं कि जो राजा है इस समय उसके आसपास 40,000 अंगरक्षिकाएं रहती हैं। अंगरक्षक नहीं है, अंगरक्षिकाएं यानी महिलाएं जो हैं वो राजा की सुरक्षा करती हैं। और राजा का जो पहला बेटा यानी बड़ा बेटा है उसे ये गद्दी प्राप्त होती है। ये मेगस्थनीज की जानकारी। और पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन की हमने बात कर ली, कहता है कि 30 सदस्य हैं, 6 समितियां हैं और 5-5 सदस्य जो है देख रेख करते हैं प्रशासन। अब बात आती है मौर्य की उत्पत्ति के बारे में हम देखते हैं। तो देखो आप इसको इस संदर्भ में समझें कि जो मौर्य हैं इन्होंने गैर वैदिक धर्मों को संरक्षण दिया। जैसे हमने देखा है पीछे अशोक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था, अशोक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया है। और महाजनपदों में अगर आपने गौर किया हो तो उस समय भी मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त ने संथारा ये संलेखना प्राप्त की थी, तो ये जैन धर्म हो गया। तो इन्होंने जो ये मौर्य शासक है इन्होंने गैर वैदिक धर्मों को मुख्यतः संरक्षण प्रदान किया। अब गैर वैदिक धर्मों को संरक्षण देने से क्या हुआ कि कहीं ना कहीं वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म जो है इनसे नाराज हो गया। अब आपको देखो याद करने के तरीके से बताता हूँ। तो गैर वैदिक धर्म है, इन्होंने तो कहा कि भाई निम्न कुल के नहीं, ये तो उच्च कुल के क्षत्रिय वंश के हैं। देखो यहाँ ये पॉइंट मैं यहाँ बता रहा हूँ। बौद्ध और जैन ग्रंथ क्या कहते हैं, भाई ये क्षत्रिय हैं, उच्च कुल के हैं। जबकि जैसे पुराण है, ब्राह्मण ग्रंथ है, मुद्रा राक्षस ब्राह्मण का ग्रंथ है विशाखदत्त, ये इनको कहते हैं कि तुम तो शुद्र हो, तुम तो निम्न कुल के हो। मौर्य के बारे में ऐसी जानकारी प्रस्तुत करें, ये याद रख लेंगे आप, इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा। ये मुद्रा राक्षस वाला प्रश्न को कई बार पूछा गया है कि चंद्रगुप्त को वशल या कुलहीन, चंद्रगुप्त को वशल या कुलहीन किस ग्रंथ में कहा गया है। ये मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वशल या कुलहीन कहा गया है। तो ये उत्पत्ति होगी। इसमें एक और स्पूनर नामक एक विद्वान है, ये कहते हैं कि तो ईरान से आए थे, पारसी थे, जबकि ये कोई सही जानकारी नहीं है। अब आता है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य जो है
इनके टाइम पीरियड को देखो बहुत इजी तरीके से याद कर लेंगे हम कि 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु होगी बेबीलोनिया में, और सिकंदर की मृत्यु होगी मतलब भारत से छुटकारा मिल गया सिकंदर को, तो नया शासक भारत में गद्दी पर बैठ सकता है। तो 323 से गद्दी में बैठा। 25 वर्ष में सिकंदर ने विश्व विजय कर ली थी, इसने 25 वर्ष शासन किया। देखो 23 और 2 25, तो 323 से 298 ईसा पूर्व ये इसका समय काल है। चंद्रगुप्त मौर्य का, मौर्य वंश का संस्थापक है। कैसे गद्दी पर बैठा, मुद्रा राक्षस में जानकारी मिलती है, ये बात हम कर चुके हैं। आगे हम बात करते हैं सिकंदर पे, सॉरी चंद्रगुप्त पे कि सिकंदर की जब मृत्यु हुई ना, तो ऐसा कहा गया है जैसे कि जस्टिन ने कहा, देखो जे फॉर जस्टिन और जे फॉर जुआ उतार फेंका, कि पराधीनता का जुआ उतार फेंका, कि भारत जो था सिकंदर से कहीं ना कहीं पराधीन था। सिकंदर जैसे ही मरा वैसे ही चंद्रगुप्त ने इस पराधीनता को हटा दिया, भारत को स्वतंत्र करा दिया, ऐसी जानकारी भी दे रहे हैं जस्टिन, जे फॉर जुआ उतार फेंका। और इस स्वतंत्रता का संस्थापक माना जाता है कौन, सेंड्रोकोटस मैंने आपको बताया था कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से किसने की, तो देखो आंसर बताया था मैं, विलियम जोन्स ने की थी। विलियम जोन्स की मॉडर्न टाइम में मॉडर्न हिस्ट्री में आएंगे, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की भी स्थापना की उन्होंने। तो विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस की पहचान की है चंद्रगुप्त मौर्य से। तो आगे बढ़ेंगे, चंद्रगुप्त पे आगे बात करते हैं। तो चंद्रगुप्त ने पहले पंजाब को और सिंध को विदेशी दास्ता से मुक्त करवाया, तो पंजाब आदि जीता है। जे फॉर जस्टिन, देखो जुआ उतार फेंका, और कहा कि ये जो चंद्रगुप्त हैं इसने जो ये जुआ उतार फेंका, इससे पहले डाकुओं का गिरोह मात्र था। तो 2 कथन जस्टिन के आगे, एक कथन है प्लूटार्क का। प्लूटार्क कहता है कि नंद वंश के जो अंतिम शासक घनानंद हैं, इनके खिलाफ इनको पराजित करने, घनानंद को पराजित करने और सिकंदर से सहायता प्राप्त करने ये सिकंदर से मिलने गया था पंजाब में, लेकिन सिकंदर ने इसकी किसी भी तरह की मदद नहीं की। तो एक कथन प्लूटार्क का आगे कि सिकंदर से मिलने गया, 2 जस्टिन के आगे, एक तो डाकुओं का गिरोह और दूसरा जुआ उतार फेंका। एक कथन है अपियोनस का, ये कथन नहीं है एक्चुअल में, ये युद्ध है। इस युद्ध के बारे में हम बात करेंगे कि हुआ क्या था। मैं आपको देखो ये इसका जो क्षेत्र है उस पर भी हम बात कर लेते हैं कि हुआ देखो क्या, कि ये चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य जो आप सामने देख रहे हो ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य, ठीक है। इसमें केवल आपको मैंने कलिंग वाला पार्ट जो अलग कर दिया है नीचे, तो उसको ये कलिंग जो है ये केवल अशोक के समय जीता गया, तो बाकी सारा साम्राज्य जो है ये चंद्रगुप्त के पास में था। तो चंद्रगुप्त का एक पड़ोसी देश है, देखो ये तो पूरा भारत का नक्शा जहाँ पे इतना इनका साम्राज्य विस्तार था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मगध वगैरह सब इसमें शामिल थे, बांग्लादेश, बंगाल सब। यहाँ हम देखते हैं ना, तो ये देखो ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद ईरान, ईरान के बाद इराक, इराक के पास सीरिया है, ठीक है। तो ये सीरिया जो है, क्योंकि कहीं ना कहीं अफगानिस्तान पाकिस्तान तक तो पहुँचे हुए थे, तो इनका पड़ोसी राज्य है ये सीरिया का राजा, जिसका नाम है सेल्यूकस निकेटर। कहते 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस और चंद्रगुप्त का युद्ध हुआ, ठीक है। युद्ध में चंद्रगुप्त तो विजयी रहा और सेल्यूकस पराजित हो गया। अब आपको किस तरह से इसको याद करना है कि जीता कौन है चंद्रगुप्त और हारा कौन है सेल्यूकस, तो आपको युद्ध की शर्तें मैं याद करवा देता हूँ, ये पूछते हैं। तो आप देखो इस तरह से, यहाँ देखो कि एक तरफ तो सेल्यूकस है, एक तरफ चंद्रगुप्त है। युद्ध में जीता चंद्रगुप्त, तो क्या करना पड़ेगा, सेल्यूकस को कुछ देना पड़ेगा। सबसे पहले तो अपनी बेटी का विवाह कर दे, किससे, चंद्रगुप्त से। हेलेना से विवाह कर दिया, बेटी का विवाह कर दिया। उत्तर पश्चिम के 4 क्षेत्र दे दो, ठीक है। ये बेटी से जो विवाह किया था, ये प्रश्न पूछते हैं कि निम्न में से कौन सी एक जो शर्त है, ये सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें इसकी न्यूनतम संभावना है। तो ध्यान रखें, इतिहासकार ये मानते हैं, अधिकतर इतिहासकार ये मानते हैं कि सेल्यूकस की बेटी से चंद्रगुप्त का विवाह नहीं हुआ था, लेकिन हम जनरली ऐसा मान लेते हैं कि विवाह हुआ था। अगर पूछ लें इन चारों में से सबसे कम चांस किसके हैं, तो वो इस विवाह के। तो देखो एक तो बेटी से विवाह कर दिया चंद्रगुप्त से, उत्तर पश्चिम के 4 क्षेत्र दे, इस
बात से चंद्रगुप्त खुश हुआ। तो चंद्रगुप्त ने क्या किया, चंद्रगुप्त ने इसको दे दिए 500 हाथी खुश होकर अपने ससुर को। अब जमाई की चीज ये रखेगा थोड़ी, तो वापिस इसको कुछ ना कुछ लौटाना पड़ेगा। तो सेल्यूकस ने इसको किसको बेच दिया, मेगास्थनीज को इसके दरबार में। ये संधि की 4 शर्तें आपको आसानी से याद हो जाएगी। हेलेना से विवाह है, उत्तर पश्चिम के 4 क्षेत्र हैं, ठीक है। फिर सेल्यूकस को 500 हाथी मिले, तो इसने मेगास्थनीज को लौटाया और मेगास्थनीज को भेजा चंद्रगुप्त के दरबार में। तो ये बात हो गई यहाँ तक। इसमें कुछ क्षेत्र जो उत्तर पश्चिम के 4 क्षेत्र हैं, इनको हम देख लेते हैं। एरिया हेरात, अराकोसिया कंदार, ये अफगानिस्तान के क्षेत्र हैं। और पेरिन पेसदई काबुल है, जेडोसिया बलूचिस्तान है। ये कई बार पूछा गया है कि जेडोसिया जो क्षेत्र है, जो कि संधि की शर्त में मिला था, ये कौन सा क्षेत्र है। ये बलूचिस्तान पाकिस्तान का क्षेत्र है। तो इतनी तो आपकी बात होगी। अब इसने देखो दक्षिण अभियान किया है। 2 प्रश्न हैं आपके सामने। इसने दक्षिण जीता है, ठीक है। दक्षिण इसके पास में, कर्नाटक आंध्र प्रदेश का क्षेत्र इसके पास है। तो ये जानकारी कैसे मिलती है कि दक्षिण इसके पास है, तो ऐनानूर और मुर्नानूर अभिलेखों से जानकारी प्राप्त होती है। अब एक इसने गुजरात में सुदर्शन झील बनवाई थी, गुजरात में, गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत। तो एक तो सुदर्शन झील बनवाई, और रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है यहाँ पूरा हुआ, उसमें ये जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त ने यहाँ सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था सिंचाई के लिए। और इसी अभिलेख में, तो जूनागढ़ अभिलेख है, इस अभिलेख में चंद्रगुप्त के विजय बयानों की भी चर्चा मिलती है। तो दोनों मैंने विजय बयानों की बता दी, गुजरात के विजय बयान, जूनागढ़ अभिलेख, दक्षिण का विजय बयान, ऐनानूर मुर्नानूर अभिलेख, ये होगी बात यहाँ पे। और कहते हैं कि चंद्रगुप्त ने, माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जब मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ गया था, चंद्रगुप्त के समय जब मगध में अकाल पड़ा, तो चंद्रगुप्त ने क्या किया, अपने बेटे बिंदुसार को राज्य दे दिया और स्वयं चला गया भद्रबाहु के साथ में मैसूर श्रवण बेलगोला, और वहाँ जाके अपने प्राण त्याग दिए। कैसे, संलेखना के माध्यम से या संथारा के माध्यम से। अब संलेखना या संथारा क्या होता है कि अपने जीवन के अंतिम काल में जल और भोजन को त्याग देना, और एक सच्चे जैन की भांति जो है मृत्यु को अपना लेना, ये संथारा होता है, इसे संलेखना भी कहते हैं। तो ये हुई बात चंद्रगुप्त की। आगे हम बात करते हैं बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त का पुत्र, और इसकी जो उपाधियां हैं, एक तो है अमित्र घात। अमित्र घात मतलब, देखो, मित्र मतलब दोस्त, अमित्र मतलब दुश्मन, दुश्मनों को मारने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला, ये बिंदुसार की उपाधि है। एक उपाधि इसकी सिंह सिंह, रणभूमि में सिंह के समान, ये इसकी उपाधि होगी। 16वीं शताब्दी में एक विद्वान है, बौद्ध विद्वान है, जो कि तिब्बत से संबंधित है, तारानाथ। तारानाथ कहते हैं कि भारत के प्रायद्वीप के जो क्षेत्र हैं, तो यहाँ के इन्होंने 16 नगरों को जीता, यद्यपि अन्य ग्रंथों से इस बारे में जानकारी प्राप्त नहीं। बिंदुसार की जो मंत्री परिषद है, इसमें 500 सदस्य थे। कल्लाटक नामक एक मंत्री का इसमें उल्लेख भी मिलता है। अब इसके समय, बिंदुसार के समय, इसका बेटा था जिसका नाम है अशोक। अशोक को अवंती का जो एक प्रदेश है, उज्जैनी का उपराजा बनाकर नियुक्त किया गया, ठीक है, अशोक को। और जब विद्रोह होता है तक्षशिला में, तो उज्जैनी से अशोक तक्षशिला में जाता है विद्रोह को दबाने। दिव्यदान जो ग्रंथ हमने देखा, तिब्बत का, चीन का जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ से जानकारी मिलती है कि उसकी सभा में आजीवक संप्रदाय का ज्योतिष निवास करता था। आजीवक संप्रदाय का ज्योतिष इसके दरबार में क्यों है, क्योंकि इसका धर्म जो है ये आजीवक है, इसलिए आजीवक संप्रदाय का व्यक्ति इसके ज्योतिष इसके दरबार में है। पिता का धर्म जैन, बेटे का धर्म आजीवक। तो आगे हम बात करेंगे। अशोक पहले शिव का भक्त है, बाद में बौद्ध धर्म अपनाना। विद्रोह की हमने बात कर ली। दिव्यदान में जानकारी मिलती है कि तक्षशिला में विद्रोह हुआ। इस विद्रोह को दबाने के लिए पहले अशोक को नियुक्त किया गया। अशोक ने इस विद्रोह को दबा दिया, तो पुनः एक विद्रोह होता है। तो इस बार इसका प्रिय पुत्र सुशील
ये विदुर को दबाता है प्रिय पुत्र, इसलिए क्योंकि अपने मरने के पश्चात जो राजा बनना है मौर्य काल का, बिंदुसार ऐसा चाहते हैं कि सुशील को ही राजा बनाया जाए, यद्यपि राजा जो है ये अशोक बने, ऐसा आपको जानकारी है। अब पश्चिमी जो यूनानी राज्य हैं, जैसे कि सीरिया के राजा की हमने बात की थी, सेल्यूकस थे। अब सेल्यूकस के बाद में जो नए राजा हैं सीरिया के, ये एंटियोकस, ठीक है। सेल्यूकस एंटियोकस कस मिलता जुलता नाम है। तो सेल्यूकस ने तो भेजा था मेगस्थनीज को दरबार में, और कस ने भेजा कस को दरबार में। कौन सा कस? डायमेकस को दरबार में। गड़बड़ मत करना, कंफ्यूजन हो जाती है कि बिंदुसार के दरबार में 2 राजदूत आए थे। कहाँ से कौन सा राजदूत आया था? तो देखो, एंटियोकस सेल्यूकस के बाद आया एंटियोकस सीरिया में, ये तो कनेक्ट हो जाएगा। एंटियोकस ने भेजा डायमेकस को, कस ने भेजा कस को, से याद हो जाएगा। आगे टोलमी जो है, टोलमी फिलाडेल्फस, ये मिस्र के राजा हैं। मिस्र के राजा टोलमी फिलाडेल्फस ने इसको भेजा, डेनोसियस को राजदूत के रूप में भेजा। ये मैं आपको देखो, ये इजिप्ट के राजा, यहाँ ये मिस्र के राजा टोलमी फिलाडेल्फस था। तो ये इतनी बात होगी आपके। अब एथेनस नाम के यूनानी लेखक है, ये जानकारी देते हैं कि सीरिया का जो राजा है एंटियोकस, इस एंटियोकस से 3 वस्तुएं मांगी है बिंदुसार ने कि मुझे 3 वस्तुएं देनी है आपको। शराब मांगी है, मीठी अंजीर मांगी है, और दार्शनिक मांगा है। एंटियोकस ने शराब भी दे दी, मीठी अंजीर भी दे दी, लेकिन दार्शनिक नहीं दिया। दार्शनिक इसलिए नहीं दिया क्योंकि व्यक्ति की और दार्शनिकों का जो है यूनान में बहुत ज़्यादा महत्व है। आपने नाम सुना होगा, अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, ये बहुत बड़े बड़े जो दार्शनिक हैं, ये यूनान के बड़े दार्शनिक थे, और इनका जो है प्रशासन में बहुत महत्वपूर्ण जो था वो रोल था। इसलिए दार्शनिकों को नहीं भेजा गया था, दार्शनिक को नहीं भेजा गया था। क्वेश्चन ये पूछते हैं कि बिंदुसार ने सीरिया के राजा से 3 चीज़ें मांगी थी, इनमें से कौन सी वो चीज़ मिली? शराब दे देगा, मीठी अंजीर दे देगा, दार्शनिक ऑप्शन में नहीं देगा, सोफिस्ट दे देगा, सोफिस्ट ऑप्शन में दे देगा। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे सोफिस्ट कौन है। तो यूनान में तो दार्शनिक है, दार्शनिक भारत में कहते हैं, यूनान में दार्शनिकों को सोफिस्ट नाम दिया गया है। सम्राट अशोक पे आज आगे हम चर्चा करेंगे। देखो, इसका पिता जो है, इसका समय काल अगर आप देखें तो 298 में, देखो 323 से 298, 298 से 273 का काल है। लेकिन हम यहाँ कालक्रम जो है इसका राज्याभिषेक से लेगा 269 में इसका राज्याभिषेक होता है। 4 वर्ष क्या हुआ था 273 से 268 के बीच में क्या हुआ? 4 वर्ष सत्ता का संघर्ष चला, ऐसा माना गया था। वेदांत ग्रंथ कहता है कि बिंदुसार ने मरते समय सुशील को राजा बनाना चाहा था, और किंतु राधागुप्त की सहायता से राजा बना कौन? ये आपको पता है, अशोक राजा। और राजा बनने से पहले उज्जैनी का उपशासक था। अब बात यह आती है कि श्रीलंका की जो पुस्तकें हैं, दीपवंश, महावंश, इसमें जानकारी मिलती है कि अशोक अपने 99 वायु की हत्या कर दिया, और यद्यपि अन्य प्रमाणों से इसकी पुष्टि नहीं होती। केवल दीपवंश, महावंश कहते हैं कि अशोक जो है ये बहुत बड़ा हत्यारा था, इसने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। इतिहास में अशोक महान जाना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर ये दाग लगा दिया है दीपवंश और महावंश ग्रंथों ने कि तूने अपने भाइयों की हत्या की है। बात यह आती है अन्य प्रमाण इसकी कहीं ना कहीं पुष्टि नहीं करते हैं। तो बात यह है कि क्या इसने हत्या की या नहीं की। तो देखें, बात ये हुई इस तरह से कि इसने चाहे 99 भाइयों की हत्या नहीं की, लेकिन कुछ भाइयों की हत्या जरूर की है, तभी इसने सत्ता प्राप्त की होगी। और सुशील की तो जरूर ही हत्या की है, क्योंकि सुशील जो था वह शासक बनने का सबसे बड़ा दावेदार भी था। अब अन्य प्रमाण है, जैसे कि अशोक का 5वां वर्ग भी लेकर इसमें जानकारी मिलती है, और कि अशोक के कई भाई जो है वो जिंदा हैं, और साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में नियुक्त भी किए गए। अब अशोक को राजा क्यों नहीं बनाया इसके पिता ने? इसके पीछे कारण ये है कि इसकी जो माता थी एक साधारण परिवार से थी, जिसका नाम था धर्मा या सुभद्रांगी या जनपद कल्याणी, ये के नाम ये इसकी माता का नाम था ये, और ये साधारण परिवार से थी, इसलिए इसके पिता ने इसको बाद में अपनाया नहीं राजा बनने के लिए। इसने विवाह किया विदिशा के एक व्यापारी की लड़की, जिसका नाम था देवी।
और अशोक ने इनसे जब विवाह किया तो बाद में इससे महेंद्र और संघमित्रा दो पुत्र पुत्री का जन्म हुआ। और ये भी एक साधारण परिवार से, महेंद्र इसकी माता भी साधारण परिवार से, तो इसको भी बाद में अशोक के द्वारा गद्दी प्रदान नहीं की जाएगी। अब जो अशोक है ये इतिहास में सब जगह देवताओं का प्रिय इस नाम से ये जाना जाता है। लेकिन 4 विलेख हैं जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उदयगोलम, इसमें इसका व्यक्तिगत नाम मिलता है जो कि है अशोक। पुराणों में जो अशोक है इसको कहा गया अशोकवर्धन, पुराणों में अशोकवर्धन कहा गया, और वैसे इसका नाम जो है व्यक्तिगत तो अशोक है, देवनाम पी की उपाधि है। आगे हम बात करते हैं कि अशोक ने अपने गद्दी पर बैठते ही, गद्दी पर बैठने का जो 8वां वर्ष है, देखो 269 पे इसका राज्याभिषेक होता है। गद्दी पर तभी बैठा राज्याभिषेक के बाद में 261 यानी 8वें वर्ष इसने क्या किया, कलिंग में युद्ध छेड़ दिया, कलिंग युद्ध किया। और हेमचंद्र चौधरी कहते हैं कि मगध और समस्त भारत के इतिहास में ये जो कलिंग की विजय एक महत्वपूर्ण घटना है। और अशोक ने कहते हैं कि ये जो कलिंग युद्ध हुआ है 261 ईसा पूर्व में, कहते हैं कि इसमें 2 लाख लोग मरे थे, 1 लाख लोग मरे थे, लगभग 1.5 से 2 लाख लोग घायल हुए थे। क्यों कलिंग पर हमला किया, इसका उद्देश्य जो था अशोक का ये कि कलिंग का जो क्षेत्र था बहुत ही उपजाऊ था। पिल्ली और अर्थशास्त्र दोनों ही कहते हैं कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र था, आर्थिक रूप से अतः इस पर हमला हुआ और मौर्य साम्राज्य का इसको अंग बना दिया गया। अब जम्मू कश्मीर में जो श्रीनगर है, तो श्रीनगर की स्थापना करने वाले अशोक है। तो ये जानकारी हमें कैसे मिलेगी कि श्रीनगर अशोक ने बसाया, तो जो एक पुस्तक है कलहण की राजतरंगिनी, तो देखो राजतरंगिनी जो भी जानकारी देती है कश्मीर से संबंधित देती है। कश्मीर का इतिहास जानना हो तो राजतरंगिनी सोर्स है। तो कलहण की राजतरंगिनी से जानकारी मिलती है कि अशोक ने श्रीनगर की नींव रखी। अशोक का साम्राज्य, जो साम्राज्य इसके पिता का है, जो इसके पितामह का है यानी चंद्रगुप्त और बिंदुसार का है, वही साम्राज्य इसका, बस इसमें एक नया क्षेत्र जुड़ जाता है, ये कलिंग का उड़ीसा, ये इसमें नया क्षेत्र है। बाकी सारे इन तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कितना इनका विस्तार था मौर्य काल। अब इसके कुछ पड़ोसी राजा हैं, इसके 13वें विलेख में इन राजाओं के बारे में जानकारी भी मिलती है। जैसे सीरिया का राजा, ठीक है। अब ये जो नीचे देखो ये क्षेत्र मैंने दे रखे हैं, ये इसमें आपको मिल जाएगा कि कहाँ देखो, ये मकदूनिया है, ये पियारस है, इसमें ये सारे एरिया, हेरात हमने पीछे बात की थी, कोसिया है ना, गर्दोसिया या जरदोसिया, ये सारे क्षेत्र मिल जाएंगे। इसमें आप मैप में देखना आराम से, खूब प्रयास किया आप लोगों के लिए बेहतर क्लास लाने के लिए। इसके पड़ोसी राजा हैं, देखो इसके पड़ोसी राजाओं की चर्चा दूसरे विलेख में भी मिलती है, दूसरे वर्ग विलेख में, और 13वें वर्ग विलेख में भी मिलती है। लेकिन दोनों ऑप्शन में आ जाए तो आपको 13वें वर्ग विलेख के साथ जाना है। तो क्या ये कौन कौन से पड़ोसी राजा हैं, इनको हम याद कर लेते हैं। देखो सबसे पहले सीरिया का एंटियोकस, पीछे बात कर ली हमने, एंटियोकस जिसने डायमेकस को भेजा बिंदुसार के समय। मिस्र का टॉलमी फिलाडेल्फस, ये भी हमने बात की, तो 2 टोटा तो याद है आपको ऑलरेडी। मकदुनिया, दुनिया है गोल, दुनिया है गोल, गोल से गोनस, दुनिया है गोल, गोल से गोनस, एंटीकोनस यहाँ कह देना। और मकदुनिया का देखो ये रहा मकदुनिया, ठीक है। सीरीन, सीरीन जो है इसमें देखो साइड में लिखा हुआ है सीरीन, सीरीन जो है देखो कैसे कनेक्ट करें, जहाँ रिन साबुन रहती है रिन, वहाँ मग रहता है, तो मग रिन, तो रिन मगस। ए से एपियारस और ए से अलेक्जेंडर, ठीक है, ये रहा एपियारस, ए से एपियारस, ए से अलेक्जेंडर, इस तरह से आप इनको कनेक्ट कर लें, याद हो जाएंगे। क्योंकि हिस्ट्री अपने आप में इतनी बड़ी है, इतनी मिस्ट्री है, इतने ज़्यादा फैक्ट्स हैं, तो इनको कहीं ना कहीं कनेक्ट करते करते चलेंगे तो ये आसान हो जाएगी। 2-3 बार अगर आप मेरे वीडियो को देख लेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी, एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। तो काफ़ी हद तक को पहली वाली क्लास आप पढ़ लेंगे तो आपको लगभग चीज़ें क्लियर हो जाएगी।
अब जो कल्याण की राजतरंगिणी है, कल्याण की जो राजतरंगिणी जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, उसमें कहा गया कि अशोक का जो उत्तराधिकारी है जिसका नाम है जालोक, अशोक के उत्तराधिकारी का नाम क्या है? जालोक। इसने भी शिव जी की पूजा की थी, इसने भी शिव जी के धर्म को यानी शैव धर्म को अपनाया था। और एक तो उत्तराधिकारी इसका जालोक बताया गया, कुछ कहते हैं कि इसका उत्तराधिकारी जो दशरथ इसका उत्तराधिकारी था। अब ये जो दशरथ ने काम किया था वो क्या, देखो बात हम कर चुके हैं। ए बी, अशोक ने तो बराबर गुफाएं आजीविकों को दान में दी थी जो कि गया बिहार में, ठीक है। और एक हम बात कर रहे हैं दशरथ की, दशरथ ने जो गुफाएं दान में दी है, ये दी है कौन सी? नागार्जुनी। यहाँ तो ऐसे कनेक्ट कर लो, ये भी तो अशोक हो गया बराबर, दशरथ हो गया। नागार्जुनी गुफाएं दोनों ही आजीविक संप्रदाय को दान में दी गई है, दोनों ही जो गुफाएं हैं ये बिहार में। और ये जो आपने दशरथ की जो बात कर रहे हैं, इसने भी देवनाम पी की उपाधि धारण की। देखो इतिहास में 3 लोग हैं, मौर्य काल के 3 लोग हैं, अशोक हो गए, दशरथ हो गया, ठीक है, और एक हो गया तिस, श्रीलंका का राजा ये तिस। तीनों ने देवताओं का प्रिय उपाधि धारण की। ये क्यों उपाधि धारण करते थे? मध्यस्थों को बीच में से हटाने के लिए, धार्मिक लोगों को बीच में से हटाने के लिए, और खुद जितने भगवान के पास होंगे जनता उतना कम विरोध करेगी, इसलिए ऐसा ही कार्य करते थे। बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करने का यही कारण था। ये देवताओं के प्रिय हैं, कुषाण शासक देवताओं के पुत्र हैं, और गुप्त शासक स्वयं ही देवता बन जाते हैं। देवराज देवश्री उपाधियां हैं जैसे कि चंद्रगुप्त की थी। आगे बात करेंगे नीलकंठ शास्त्री ने लिखा है कि अकबर के पूर्व अशोक ऐसा पहला शासक है जिसने भारतीय राष्ट्र की एकता की समस्या का सामना किया। जो विद्रोह हो रहे थे उनके बारे में कहीं ना कहीं बात की जा रही है। तो ये अशोक तक हमने पूरी चर्चा कर ली है, और अगले जो टॉपिक है, अगली जो भाग है उसमें ये टॉपिक कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। अभी के लिए इस बात में इतना ही रखिए।